हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन माइनर्स अग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजीएस 1977, 1978, 1984, 1987, आरजीएस में 1970 और एमपीसीजे में 2013 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग एक माइनर एक पर्सन है जिसने कंप्लीट नहीं की है, जो एज है 18 इयर्स की। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो माइनर है वो इनकॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हाउ एवर नीदर सेक्शन 10 और ना ही सेक्शन 11 इसको क्लियर करता है कि वेदर अग्रीमेंट वॉइड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। इन शॉर्ट हम देखें तो क्या होगा, नेचर जो है माइनर के अग्रीमेंट का ये मेंशन्ड नहीं है एक्ट में। फिर आ गया हमारे पास केस लॉ, जहाँ पे कोई भी एक्ट का प्रोविजन स्पेसिफाई नहीं करता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसके बाद जो है हम केस लॉ पे डिपेंड करते हैं। इसमें आ गया हमारे पास नेचर ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। ये जो कंट्रोवर्सी थी कि वेदर माइनर का अग्रीमेंट वॉइड है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है, ये कंट्रोवर्सी रिजॉल्व की है प्रीवी काउंसिल ने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1902 के केस में। प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसमें डिटेलिंग में जो है हमारे पास माइनर के अग्रीमेंट को डिस्कस किया है। इस केस में ब्रह्मोदत्त जो कि एक महाजन था, वो कैरी आउट करता था बिजनेस जो है मनी लैंडिंग का अपने एजेंट के थ्रू। धर्मोदास घोष ने अप्रोच किया एजेंट को, महाजन के एजेंट को एक लोन के लिए। वो माइनर था और उसने खुद को रिप्रेजेंट किया कि वो एक मेजर है। एजेंट जो था वो अवेयर था कि जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर है। लोन अग्रीमेंट बनाया गया महाजन के बीच में और माइनर के बीच में एजेंट के थ्रू। महाजन जो है उसने पार्ट पेमेंट की सर्टेन सम ऑफ मनी की, और जो माइनर है उसने मोर्टगेज की अपनी 2 प्रॉपर्टीज। धर्मोदास की मदर ने फाइल की एक सूट कैंसिलेशन के लिए मोर्टगेज की, इस ग्राउंड पे कि वो जो है माइनर है। महाजन ने जो है फॉलोइंग कंटेंशंस रेज किए। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं हमें। पहला आ गया कि माइनर का अग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो जो है वॉइड अग्रीमेंट नहीं है। अब जो भी कलर का मैंने यहाँ पे सिचुएशन लिखी है, जैसे स्काई ब्लू यहाँ है तो उसका आंसर हमने स्काई ब्लू में दिया है, ऑरेंज का ऑरेंज में दिया है। तो हम ऐसे ही जो है एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला कंटेंशन था कि माइनर का अग्रीमेंट क्या है, वो वॉइड है या वॉइडेबल है। दूसरा आ गया जो प्रिंसिपल है एस्टॉपल का वो अप्लाई होना चाहिए और जो माइनर है उसको स्टॉप किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए डिनाई करने से। ये फैक्ट जो उसकी मेजॉरिटी का फैक्ट है। थर्ड आ गया अगर मोर्टगेज डीड जो है इन्फोर्स नहीं की जा सकती है, माइनर को रिटर्न करना चाहिए जो बेनिफिट है जो उसने रिसीव किया है सेक्शन 64 ऑफ द एक्ट के अंदर। फिर आ गया रेस्टिट्यूशन जो है माइनर के अगेंस्ट वो अलाउ होना चाहिए सेक्शन 65 जो है एक्ट का, उसके तहत। फर्स्ट सिचुएशन आ गई हमारे पास, दैट इज अग्रीमेंट जो है वो वॉइड है या वॉइडेबल है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो माइनर का अग्रीमेंट है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जो है एक अग्रीमेंट है जो वॉइड एब इनिशियो है। कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया कि जो क्वेश्चन है वेदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ये प्री सपोज करता है कि एग्जिस्टेंस है कॉन्ट्रैक्ट की। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फर्स्ट इंस्टेंस पे, सो कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि वो वॉइडेबल होगा। देयरफॉर अब लॉ जो है वो सेटल्ड है कि जो माइनर का अग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरुआत से ही वॉइड है। कोर्ट ने दी है कुछ वेरियस ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट कंटेंशंस के लिए जो रेज की है महाजन ने। एक्सक्यूज मी। इसमें आ गया हमारे पास, अब हम डिस्कस करेंगे हर एक इशू को सेपरेटली जो अबव जो बिलो मेंशन हेडिंग्स है हमारे पास। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर, माइनर के अगेंस्ट एस्टॉपल। जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल का, कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ये जो प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल नहीं है जो फैक्ट्स हैं केस के, क्योंकि जो एजेंट है महाजन का उसको पता था ये फैक्ट कि जो पर्सन है वो माइनर है। जो कॉन्सेप्ट है ऑफ एजेंसी का, उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है एजेंट की उसका मतलब है नॉलेज प्रिंसिपल की। हैंस कोई भी क्वेश्चन जो है मिस रिप्रेजेंटेशन का इस केस में अराइज नहीं होता है, तो यहाँ पे स्टॉप भी नहीं किया जाएगा माइनर को। फिर आ गया हमारे पास रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट किया है एक पर्सन के द्वारा जो माइनर है, क्या वो रेटिफाई कर सकता है अग्रीमेंट को अटेन करने के बाद मेजॉरिटी?
जो प्रिंसिपल है रेटिफिकेशन का वो एप्लीकेबल नहीं है माइनर्स के अग्रीमेंट के केस में, क्योंकि जो रेटिफिकेशन है उसका जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। अगर एक बार रेटिफिकेशन अलाउ कर दिया गया है तो ये डीम्ड माना जाएगा कि वो अफेक्टिव होगा जो डेट ऑफ अग्रीमेंट की है वहां से, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रेटिफिकेशन, मतलब रेटिफिकेशन की डेट से नहीं, लेकिन जिस दिन अग्रीमेंट हमने बनाया था उस डेट से लागू होगा। हैंस जो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। फिर आ गया हमारे पास फोर्थ टॉपिक, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। जब एक माइनर एंटर करता है अग्रीमेंट में दूसरे पर्सन के साथ और रिसीव करता है कुछ बेनिफिट्स उस अग्रीमेंट से, देन जो क्वेश्चन है वो वेदर द माइनर लायबल है रिटर्न करने के लिए बेनिफिट को। अदर वर्ड्स में रेस्टिट्यूशन हो सकता है माइनर के अगेंस्ट। तो हमारे पास ये आर्ग्यू किया गया है इस केस में कि अगर मोर्टगेज डीड को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता तो माइनर है उसको रिटर्न करना चाहिए जो बेनिफिट उसने रिसीव किया है सेक्शन 64 के अंदर या 65 के अंदर। तो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। अब कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो रेस्टिट्यूशन है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता सेक्शन 64 के अंडर, क्योंकि 64 एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्ट पे अगर वो वॉइडेबल होता है। माइनर के केस में अगर अग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है। सेक्शन 65 के रिगार्डिंग जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने का, क्योंकि फर्स्ट केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है माइनर के केस में, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बनता नहीं है, लेकिन वो अग्रीमेंट जो वॉइड एब इनिशियो है मतलब वो बाद में वॉइड नहीं होता है, वो शुरुआत से ही वॉइड है। तो यहाँ पे 65 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो कोर्ट है उसने आउटसेट पे ये हेल्ड किया कि जो इंटेंशन था महाजन का वो मेलाफाइड था और जो कंडक्ट था वो इनइक्विटेबल था। सिंस ये प्रोविजन बेस्ड है इक्विटी पे, जो सीक करता है इक्विटी उसको करनी चाहिए इक्विटी, ये हमारे पास एक मैक्सिम है। तो महाजन जो है वो इंटाइटल नहीं होगा रेस्टिट्यूशन को लेके। देयरफॉर जो कोर्ट है वो मेरिट्स में नहीं जा सकता है आर्ग्यूमेंट्स की, वो नहीं गया आर्ग्यूमेंट्स की मेरिट पे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास जो डॉक्ट्राइन है रेस्टिट्यूशन की वो बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट पे। कोई भी जो है अलाउड नहीं है कि वो अनजस्टली एनरिच करे खुद को दूसरे की कॉस्ट पे। रेस्टिट्यूशन ग्रांट होना चाहिए माइनर के अगेंस्ट अवॉइड करने के लिए अनजस्ट एनरिचमेंट। जो बेनिफिट रिसीव हुआ है माइनर के द्वारा वेदर प्रॉपर्टी या फिर मनी वो रिटर्न होना चाहिए प्रोविजंस जो है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। देयरफॉर डिस्टिंक्शन दिया गया है इंग्लिश लॉ में रिगार्डिंग मनी एंड जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्ट नहीं की गई है कोर्ट के द्वारा खान गुल के केस में। फाइनली ये जो व्यू है वो दिया गया है, लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन इस व्यू को दी गई है इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 33 जो है हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। इसमें जो है बोला गया है कि अगर माइनर जो है वो अनजस्ट एनरिचमेंट उसको हुई है तो उसको जो है बेनिफिट जो है उसको मिला है वो रिटर्न करना है। अब इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें जो है आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है माइनर के अग्रीमेंट को आप एक्सप्लेन करें, प्लस आपको जो है प्रॉपर केस भी मेंशन किया जा सकता है कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास जो घोष है हमारे पास उसके केस को जो है आप इलेबोरेट करें। तो आपको जो है ये 4 पॉइंट्स जो हमने किए हैं ये 4 पॉइंट्स आपको हेडिंग लिखनी है और उसके बाद एक एक करके आपको जो है ये एक्सप्लेन करना है और इसी के ऐसे करके ही आप जो है कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। कंक्लूजन में आप अभी की करंट पोजीशन बताएंगे जो हमारे पास सेक्शन 33 में गिवन है एसआरए की। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है तो आपको चारों सिचुएशंस ही डिस्कस करनी है। हालांकि आप 2-2 लाइन में कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, वो आपके लिए इनफ होगा। कंक्लूजन में भी आप इतना सारा ना लिख के सिर्फ लास्ट की एक लाइन लिख सकते हैं कि करंट पोजीशन जो है वो ये है कि बेनिफिट रिटर्न करना है सेक्शन 33 जो है एसआरए का उसके तहत। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।